साथियों नमस्कार। सर्जन क्लासेस से मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो पर्पस के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कॉल्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी एक एग्जाम का समय, बड़े एग्जाम का समय भी है और उनके बार बार फ्रीक्वेंट कॉल ऐसे आ रहे हैं कि सर ईएमआरएस का एग्जाम हमने प्री क्वालिफाई कर लिया, अब सब उसके लिए गाइड करो कि अगला वाला लेवल हम कैसे क्रैक करें। और मीनवाइल वही स्टूडेंट क्या है, मीनवाइल वही स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाणिज्य व्याख्याता का एग्जाम भी देना चाह रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो ईएमआरएस का जो पेपर का पैटर्न है, जो सेकंड लेवल जो है उसमें डेस्क्रिप्टिव जो है, जैसे मेंस में लिखना होता है वो वाला पार्ट भी है। तो आपको अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आप वहां के लिए सोच सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर अब रीट का एग्जाम भी हमने दे लिया था, अब हम तैयारी करें, हमारे पास इतना समय है क्या कि हम उस तैयारी को कर पाएंगे। तो आपको मैं दो बातों में इस बात को क्लियर कर देता हूँ। एक बात में एक मैसेज भी छुपा हुआ है। देखो, एक तो अभी हम फेब्रुवरी में चल रहे हैं, मान लेते हैं एक बार फेब्रुवरी कंप्लीट होने वाली है ना, मार्च अप्रैल मई, ये आपके पास मान के चलो 3 मंथ तो है। क्या सर ये 3 मंथ सफिशियंट है प्रिपरेशन के लिए? तो देखो, ऐसा कहना कि सफिशियंट है वो तो गलत है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस भर्ती के बाद तुरंत एक फिर नई बड़ी भर्ती आएगी। तो आपका जो इस लेवल पे एफर्ट्स आपने जो किए हैं ना, उसका बेनिफिट हो सकता है भगवान आपको इसी भर्ती में दे दे। और अगर कहीं भी गलती से थोड़ा चूक गए ना, तो वो वाला तो लेवल आपका नेक्स्ट जो है वो तो क्लियर होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए आपको टफ फाइट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अब अगर आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है, आपने पिछली बार एग्जाम दिया था और आप कुछ जगह पर गलतियों की वजह से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है कि ये मौका जो है वो आप इसको एनकेस कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और साथ में अब ये सीखना पड़ेगा इस टाइम मैनेजमेंट और फ्रेम में हम सेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। तो ये प्रिपरेशन आपको अब शुरू कर देनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका एक आपको एक रफ स्केच बना के देता हूँ, उसको समझ जाओ। जैसे आप सब्जेक्ट के पेपर की बात कर रहे हैं पहले, उसके बाद फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। जैसे आपका ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है, मतलब आपका वाणिज्य विषय है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने एग्जाम पिछली बार फर्स्ट पेपर की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ये उन स्टूडेंट के लिए भी है जो इस बार हो सकता है एमकॉम परस्यूइंग या बीएड परस्यूइंग की वजह से एलिजिबल नहीं हो पा रहे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अदर स्टेट्स के हैं और जो राजस्थान के इस एग्जाम को फाइट कर रहे हैं, क्योंकि अगली भर्ती वापस जल्दी आने वाली है। तो आपके लिए जरूरी क्या है, टारगेट तो आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपॉर्चुनिटी को एनकेस नहीं कर पाओगे। अब जो वाणिज्य व्याख्याता कॉमर्स का जो सब्जेक्ट पेपर है ना, इसमें इन्होंने क्या किया कि कुछ चेंजेस किए है ना, सिलेबस में कुछ क्वालिटेटिव चेंज की। तो उन चेंजेस का इफेक्ट भी अब ये नया पेपर आपको दिखाएगा। और किस तरीके से फ्रेमवर्क रहेगा, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके पास जो टाइम अवेलेबल है ना, उस टाइम के दो स्लॉट बना लो, स्लॉट 1, स्लॉट 2। ये स्लॉट बनाने का इसलिए बोल रहा हूं आपको कि अगर आप डिसिप्लिन्ड होके इस स्लॉट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे, तो मैं ये नहीं कहता कि आप कोर्स कितने टाइम रिवाइज कर पाएंगे, पर ये जरूर कह सकता हूं कि आप एग्जाम में अगर एफिशिएंट रहे तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ये जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले वो सुनो।
सबसे पहले आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना है कि सपोज करो आप टोटल 12 आवर्स अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है क्योंकि आपने समय ही इतना छोड़ा है, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो सर इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप इसको रिजिडली फॉलो करेंगे ना तो एक दिन में नहीं लेकिन 10 दिन के बाद आपको ये फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी कि हम भी दौड़ में शामिल हैं। ये जो पेपर फर्स्ट और सेकंड की जो मैंने बात की उसमें सबसे पहले बात कर रहा हूँ सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में अब आपको जो स्टार्ट करना है वो कैसे करना है। नंबर 1, आपका जो इस बार मेजर चेंज हुआ एफएम और कॉस्टिंग पे, और ये वाला जो पार्ट है ना इसमें से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और ये जो 15 क्वेश्चन में हो सकता है 8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल हो, 7 थियोरिटिकल हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। पर ये वाला पार्ट है ना कि आपके सिलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करें। अब सब कैसे कंप्लीट करें वो सुन लो। आपको क्या करना है कि एफएम कॉस्टिंग का जो पार्ट है 15 क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो आप जहां से भी स्टडी कर रहे हैं, आप बुक से स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं क्लासेस से स्टडी कर रहे हैं, एक अपना डिसिप्लिन बना के अपने कंटेंट को डिफाइन कर लो सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये कंटेंट जो रिवाइज सिलेबस का है वो कवर होना चाहिए। और ये वाला जो पार्ट है ना बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। अब आपको इसको दिन में देने हैं टोटल 5 आवर्स। और ये जो टोटल पोर्शन है ना ऑलमोस्ट 25 आवर्स से ज्यादा का पोर्शन है ही नहीं। इसका मतलब आप 5 दिन के अंदर 5 डेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। स्लॉट बना के प्रिपरेशन करना, मल्टी सब्जेक्ट में मत चलना। आपके मन में आ जाए कि सर इकोनॉमिक्स भी करनी है, अकाउंट्स भी करनी है, ऑडिटिंग करनी है, बिजनेस स्टडी करनी है, नहीं करना है भाई। करना ऐसे है जैसे मैं बता रहा हूँ, डेज प्लान बना लो। अब आपने अगर ये टारगेट 4 डेज में अचीव कर लिया तो वो एक जो डे है उसको उसके रिवीजन में दे दो कंप्लीट, तो आपका एक स्लॉट तैयार हो गया। फिर आप अगला स्लॉट, क्योंकि देखो ये छोटे सब्जेक्ट है ना ये परेशान करते हैं, नंबरिंग में आ जाते हैं और आपको चिंता ज्यादा होती है। अगला स्लॉट जो आपको लेना है ना वो केवल और केवल आपको अगला स्लॉट लेना है ऑलमोस्ट 5 डेज का, और वो आपको लेना है स्टैटिस्टिक्स का। और ये आपके जो पार्ट होगा कि आपका क्वेश्चन भी कवर करेगा एटलीस्ट 5 क्वेश्चन। यहाँ मैंने 15 क्वेश्चन बोला, ये मैंने 5 क्वेश्चन बोला। जनरली ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं सिलेक्शन के, ये वाले चैप्टर्स। अच्छा, जब ये कवर हो जाएगा तो आपको बोलने में आएगा एफएम मेरा कंप्लीट, मेरा कॉस्टिंग मेरा कंप्लीट, और मेरा स्टैटिस्टिक्स मेरा कंप्लीट। अब कि आपका पेडालॉजी वाला जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर में आपने तैयार कर लिया होगा, इसलिए मैं उस पर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। जब ये होने के बाद में अब आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है और इकोनॉमिक्स। तो आप उनमें क्या करना, एक प्रैक्टिकल पार्ट वाला है, दो थियोरेटिकल पार्ट के। तो अब आप टाइम को कैसे डिवाइड करना, 3 आवर्स और 3 आवर्स, आप ऐसे डिवाइड करना। और देखो कैसे करोगे, आप ये मान के चले कि अगर आपने मैं डेज के हिसाब से भी बोल रहा हूं, अगर आपने 30 डेज दिए 30 डेज दिए तो पता है क्या होगा, आपकी अकाउंट्स कंप्लीट, आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट। तो देखो हम इस सिचुएशन पे आ गए कि आपने देखा मैं 5 दिन इधर लेके चल रहा था, फिर 5 दिन इधर लेके चला था, 10 दिन, और इस 30 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर मैं कहा पहुंच गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज भी आपको बताते हुए चलूंगा। ये 15 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स में 50 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 22-25 क्वेश्चन अकाउंट्स के। ऑलमोस्ट आपका 2/3 कोर्स तो यही कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपके पास बोलने के लिए क्या रहेगा,
मेरा क्या पेंडिंग है, मेरा बिजनेस स्टडी पेंडिंग है केवल। तो उस समय फिर मैं उस समय के बाद में, कुछ समय के बाद में आपको वापस बताऊंगा कि देखो हमने ये टारगेट सेट किया था, अब हम यहाँ पे हैं, फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट बाकी रहेगा, तो इनको कैसे रिवाइज करना है ये तरीका बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आप 2.5 मंथ में इस पोजीशन में आ जाओगे। अगर पेपर में आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा फील नहीं होगा कि आपने प्रिपरेशन को बहुत कम समय में किया है। हाँ जी। और ये पेपर सेकंड की बात है। अब रही बात, जो पिछले एग्जाम में डिसाइडिंग फैक्टर था वो पेपर फर्स्ट था। और पेपर फर्स्ट में क्या हुआ कि जिस तरीके से आरपीएससी ने पैटर्न से क्वेश्चन बनाए और पूछे, वहां एक पुराना जो तिलिस्म था ना वो टूट गया, भ्रम था ना वो टूट गया। और जो लोग ये सोचते थे ना कि फर्स्ट पेपर में इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, कुछ को हम छोड़ के चलेंगे और बाकी से हम हमारा मार्जिन तो निकाल ही लेंगे, वो आइडिया फ्लॉप हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अपने आइडिया को चेंज कैसे करना है कि आप इसको क्वालिफाई कर लें और यहाँ इसको स्ट्रेंथ बना के आप अपना एग्जाम क्लियर कर लें। तो आपको जो फर्स्ट पेपर है ना, में सबसे पहले जो आपके कोर एरिया, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसको उसको अभी नहीं करना है आपको। अभी जो आपने जो छोड़े हुए पार्ट है ना, जैसे आपके सिलेबस में मान लो 12 पार्ट है, आपके 6 पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उसको तो रिवीजन मोड पे लेके आओ। और जो अगेन 6 पार्ट है उनको आप 10-10 डेज में डिवाइड कर लो। और आप 10-10 डेज में डिवाइड करेंगे, जैसे सपोज करें आप आपका आपका पार्ट मैथ कमजोर है, अब मैं बोलूं मैथ प्लस रीजनिंग प्लस इवन फर्स्ट पेपर का स्टैट्स, इतने वाले पार्ट से भी 15 क्वेश्चन आएंगे इस वाले पार्ट से ही। तो आप क्या करो, आपके 6 पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है उनको रिवीजन मोड पे डालो। तो रिवीजन मोड पे कैसे डालेंगे, और ये जो आपके मान लो 6 पार्ट है जो आपने अभी तक कवर नहीं किए, तो आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या बहुत अच्छी लाइब्रेरीज में स्टडी करते हैं। अभी तक आपने ये तो जान लिया होगा कि इनके लिए ये कंटेंट ऑथेंटिक है, ये क्लासेस ऑथेंटिक, उनको स्टार्ट कर दो। और अभी करंट जीके को फरवरी तक टच मत करना, मार्च से उसको स्टार्ट कर लेना। और कैसे करना है, तरीका वही, उधर आप 5 आवर्स दे रहे हैं ना, 6 आवर्स दे रहे हैं, 5 आवर्स दे रहे हैं, इधर भी सेम 5 आवर्स 6 आवर्स, और उसमें एक सब्जेक्ट को उठा लो और उसको तो 10 डेज दो। तो क्या होगा, एक मंथ में आपके 3 कंप्लीट होंगे, 2 मंथ में आपके 6 कंप्लीट हो गए। वही 6 आपकी कमजोरी थी, उसको आपने फिर उसके बाद रिवीजन मोड स्टार्ट करो आपके उन 6 रिमेनिंग सब्जेक्ट को लेके। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक टारगेट तो आ गया। देखो, सिलेक्शन के लिए आपके दिमाग में एक टारगेट आ गया ना, तो आप मेहनत कर सकते। और अगर आपके दिमाग में टारगेट ही सेट नहीं है ना, तो आपके लिए 3 मंथ क्या, अगर आपको 9 मंथ भी मिल जाएंगे ना, तो आप उसका यूज नहीं कर। तो हम हमारे इंस्टीट्यूट में हमने ये फील किया है, जो लास्ट के बैच में स्टूडेंट एनरोल होते हैं ना, उनका रिजल्ट फार बेटर होता है। उसके पीछे रीजन होता है कि वो एक, उनको पता है कि अभी हमारे को कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, हो सकता है हम रिवाइज भी नहीं कर पाए, और वो कंप्लीट करना है और सीधा मॉक टेस्ट देने और सीधा एग्जाम देने जाना है। कई बार वो कनेक्ट कर जाता है एग्जाम के लिए। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको कनेक्ट करें। अगर आप कनेक्ट कर गए तो हो सकता है आपको वापस एग्जाम नहीं देना पड़े, हो सकता है आप पूरा कनेक्ट नहीं कर पाए और आप रिजल्ट के अंदर सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन आप सिंगल की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, तो आप अगले फिर भर्ती आने वाली है उसके लिए बड़े प्रबल दावेदार वापस बन जाएंगे। आप जहां भी हैं, इस मोड से स्टडी कर रहे हैं, अपने मेंटर पे फेथ रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, फोकस्ड रहे। रिजल्ट जो भी होगा उससे आपको या तो आप फाउंडेशन बना पाएंगे या फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अन्य किसी सहायता के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कहीं रणनीति बनाने में दिक्कत आती है, कोई कंटेंट को लेकर आपको डाउट है, आप सीधे सर्जन ऑफिस में कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी
प्रॉब्लम का आपका कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच।